सो हेलो फ्रेंड्स। सो हमने 50 क्वेश्चन तक यूपीएससी का जो आज पेपर हुआ है उसका कर लिया था। अब 51 क्वेश्चन से करते हैं। तो 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आर करेक्ट? ओके। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो हर बार ही न्यूज़ में रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 3-4 बार तो यूपीएससी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जब से न्यूज़ में आया तब से पूछा जा चुका है। ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टेटमेंट चेक करने हैं। तो अब सबसे पहला स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड स्टोर्ड इन डेटाबेस record stored in database may be made visible to relevant stakeholders without the risk of alteration. Copies of entire database are stored on multiple computers, networking syncing within second. Consortium blockchain is a blend of public and private blockchains allowing selective data access. Mathematical algorithm make it impossible to change or delete any data once recorded or accepted. अब ब्लॉकचेन आपको पता है, ब्लॉकचेन जो है ये हमारा डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन है, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता एंड इट इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन जहाँ पे हमारी सारी भी इंफॉर्मेशन वो रहती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें सही है। If we go by the statement, first statement is correct. Copies of entire database सबके पास रहती है। मैथमेटिकल एल्गोरिथम इम्पॉसिबल है कि उसको किसी तरह चेंज और वो करा जा सकता है। अब कंसोर्टियम ब्लॉकचेन की अगर बात करें तो कंसोर्टियम टर्म से ही समझ में आना चाहिए कि ये होगा सेमी प्राइवेट, इट इज़ नॉट अ पब्लिक प्राइवेट ब्लॉकचेन। ठीक है, ये पब्लिक प्राइवेट ब्लॉकचेन नहीं है, इट इज़ अ सेमी प्राइवेट ब्लॉकचेन। ठीक है, तो थर्ड इज रॉन्ग। तो 1 to 4 ऑप्शन इज करेक्ट। तो 51 का सी आंसर इज करेक्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन is 52nd. An e-commerce revenue model where the seller has control over pricing but doesn't keep product in stock. ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल है। कौन सा ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल है? जहाँ पे सेलर के पास प्राइसिंग पर कंट्रोल रहता है कि वो प्राइस चेंज कर सकता है प्रोडक्ट की, बट वो प्रोडक्ट को स्टॉक में रख नहीं सकता, मतलब बहुत सारा इकट्ठा करके नहीं रख सकता। इंस्टीड वो कस्टमर के ऑर्डर पे ट्रांसफ़र करेगा थर्ड पार्टी को और थर्ड पार्टी डायरेक्टली कस्टमर को देगी। तो दैट इज़ ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल, क्योंकि धीरे धीरे आप ड्रॉप कर रहे हो प्रोडक्ट, आप स्टॉक में नहीं रख रहे हो। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, और ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं अगर हम बात करें तो ये बिजनेस मॉडल डॉक्यूमेंटेशन है। ये जनरली जो हमारा हिंदू आया था ना उसमें एक दिन ये न्यूज़ आई थी उससे रिलेटेड। हाँ, मतलब प्रॉपर ड्रॉप शिपिंग मॉडल के बारे में नहीं बताया था, बट ऐसा ही कुछ ई कॉमर्स रिलेटेड चीज़ें बताई थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 53rd क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द 3 की सब इंडाइसिस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आरबीआई रिलीज करती है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और ये हर साल रिलीज होती है। और इसमें अगर बात करें तो कौन सी ऐसी 3 की सब इंडाइसेस हैं? तो एक्सेस, यूसेज और क्वालिटी जो है 3 सब इंडाइसेस हैं जो यूज़ किया है आरबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के लिए। तो 53 का ऑप्शन नंबर सी इन दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो आरबीआई की फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट आती है, उसी के थ्रू ये रिलीज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इनिशिएटिव? अब इसमें कौन सा की ऑब्जेक्टिव है इसका? देखते हैं। टू अलाउ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ऑल द डिजिटल कॉमर्सेस? नो। टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाय एनेबलिंग interoperability across the network? To replace private e-commerce players? To mandate UPI based payment of all online transaction? तो ये भी दोनों नहीं होंगे, ओनली द सी ऑप्शन इज रिलेटेबल टू दैट स्टेटमेंट। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इनिशिएटिव में यही है कि जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनका डोमिनेंस को हमको ब्रेक करना है और इंटरऑपरेबिलिटी जो है उसको बढ़ानी है, मोनोपोलिस्टिक जो डोमिनेंस है उसको रिड्यूस करना है। तो 54th का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज यूपीआई एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज नॉट करेक्ट? ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा, याद रखिएगा। अब देखते हैं, बाकी 3 स्टेटमेंट सही होंगे, एक गलत होगा। तो यूपीआई इज रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बट डिजिटल रुपी इज अकिन सोवरेन पेपर करेंसी? येस, यूपीआई रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है और डिजिटल रुपी जो है वो सोवरेन पेपर, क्योंकि वो गवर्नमेंट इशू करती है, आरबीआई इशू करती है। इन केस ऑफ यूपीआई सेटलमेंट फॉर एंड यूजर्स हैपन्स इंस्टेंटली एज मनी गेट्स इमीडिएटली डेबिटेड और क्रेडिटेड? येस, करेक्ट। बट इन डिजिटल रुपी देयर इज नो सेटलमेंट एज वॉलेट बैलेंस गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर वॉलेट? करेक्ट, बी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, बी भी सही है इसमें।
Third statement, UPI transaction are recorded by bank and reflected in bank statement, but in case of digital rupee no data is captured in bank statement. Yes, because one wallet से अदर वॉलेट में होता है. तो 1 2 3 स्टेटमेंट करेक्ट. तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट. देख लेते हैं. इन बोथ द केसेज UPI एंड डिजिटल रूपी द लाइबिलिटी लाइज विद द यूजर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव बैंक्स. नो, इन UPI द लाइबिलिटी लाइज विद द बैंक्स, बट इन डिजिटल रूपी लाइबिलिटी लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI. ठीक है, RBI और उनसे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी होती है डिजिटल रूपी की, RBI की, और UPI में बैंक की लाइबिलिटी होती है. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. Next question is 56. Which of the following statement about real world asset tokenization are correct? अब tokenization आपको पता है, tokenization का सिंपल मतलब है कि आपके पास अगर कुछ चीज़ है तो उसको आप टोकन में कन्वर्ट कर दो, एक नंबर दे दो और उस टोकन के हिसाब से आप डील करो. तो tokenization is a process of turning real world assets into digital token using blockchain technology. Tokenization of real world assets offer 24/7 access promoting financial inclusion. Tokenization of real world assets will allow the access to high growth investment opportunity for individual in India. तो 1 2 3 तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. 56 का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई थी एक, उसमें ये चीज़ें थी, तो उससे ये क्वेश्चन लिया गया है. Next question is a bond. A bond which proceed are used only to finance or refinance combination of both environment and social project are called. अब green bond आपको पता है environment project के लिए बस होता है, social bond with social project के लिए होता है, sustainability bond जो होगा वो environment plus social सबके लिए होगा, तो that is sustainability bond. sovereign bond government का bond होता है. ठीक है, तो if we go by the answer, तो answer number C in this is correct. sustainability bond जो होता है that is कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनवायरमेंट एंड सोशल प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है. तो 57 का सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट M1 एक्सचेंज रोल इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इज करेक्ट. ठीक है, तो MSME की बात की गई है. अब ये क्वेश्चन RBI की जो ट्रेड्स की गाइडलाइन आई थी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो M1 एक्सचेंज प्रोवाइड्स कोलेटरल बेस्ड लोन टू MSME. M1 एक्सचेंज फैसिलिटेट डिस्काउंट ऑफ इनवॉइसेज एंड बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर MSME. और M1 एक्सचेंज फंक्शन एज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. अब थर्ड तो बिल्कुल भी गलत होगा क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी तो नहीं हो सकती. ठीक है, तो थर्ड तो गलत होगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो गए. अब फर्स्ट और सेकंड में से सही होगा. तो जनरली कोलेटरल फ्री लोन्स MSME को शिशु तरुण और वो वाला लोन हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड है, तो कोलेटरल बेस्ड लोन्स तो नहीं देंगे. बट सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है. तो 58 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ठीक है, तो 58 का कौन सा ऑप्शन सही है? बी इज करेक्ट, ओनली द 2. ठीक है, और ये क्वेश्चन RBI की ट्रेड्स गाइडलाइंस आई थी ना, उससे रिलेटेड है. अब आते हैं 59th. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्राउडिंग आउट इफेक्ट. ये क्वेश्चन एक बार और UPSC में पूछा है किसी साल में, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं, तो अभी दोबारा पूछे तो ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए. अब दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, क्राउडिंग इन इफेक्ट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट. ठीक है, तो पढ़ते हैं क्राउड आउट इफेक्ट से स्टेटमेंट. अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग. नहीं, क्राउड आउट इफेक्ट में सिंपल आप याद रखिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होती है. ठीक है, डिक्रीज होती है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगा बिकॉज इंक्रीज बोला है. अ सिचुएशन वेयर इन इंक्रीज इन टैक्स लीड्स टू इंक्रीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. नो, इंक्रीज तो होगा ही नहीं. अ सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट बोरोइंग लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट विच रिड्यूसेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. येस, अभी मैंने बोला कि क्राउड आउट इफेक्ट वो होता है जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होती है, क्योंकि प्राइवेट इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ज़्यादा पैसा अगर मार्केट से ले ली तो बैंकों के पास पैसा नहीं बचेगा. बैंकों के पास जब पैसा नहीं बचेगा तो जब प्राइवेट लोग जाएंगे तो उनको हायर इंटरेस्ट रेट पे देंगे ताकि वो कम लोन ले, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारा डिक्रीज होगा, तो उससे हमारी क्राउडिंग आउट इफेक्ट बढ़ जाएगी. तो ऑप्शन नंबर बी इन दिस इज करेक्ट. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी पढ़ लेते हैं. सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज़ नो एविडेंस. नो, तो डी इज रॉन्ग. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. Okay, next question is which of the following statement about rare earth element and critical minerals are correct. अब rare earth element and critical minerals से statement देखने हैं. Modern technological innovation, including artificial intelligence, robotics, and space exploration, extensively utilize rare earth element. Yes. China has the highest share in mining of rare earth element, followed by India. Correct. The government of India launched National Critical Mineral Mission in 2025 to establish robust framework for self-reliance in critical mineral sector. Rare earth mineral elements are 17 metallic minerals. So 1, 2 and 4 is correct.
थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन 2025 में नहीं लॉन्च किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत पहले ही लॉन्च कर लिया गया था, ये अभी 2025 में रिसेंटली लॉन्च नहीं किया गया है। तो 1 to 4 ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंश्योरेंस इन एविएशन सेक्टर इज करेक्ट। अब ये जो है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो था उससे रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, दो टाइप के मॉन्ट्रियल, एक मॉन्ट्रियल कन्वेंशन आपने ओजोन डिप्लीशन लेयर के बारे में भी पढ़ा होगा, बट ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन लाइबिलिटी से रिलेटेड है, तो ये वाला अलग है, ठीक है। तो देखते हैं, एविएशन हल इंश्योरेंस कवर्स द फिजिकल एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग द बॉडी, इंजन और ऑनबोर्ड इक्विपमेंट, correct, under Montreal Convention adopted in 1919 by over 130 countries including the India, airlines are strictly liable to pay compensation, हाँ करेक्ट, एयरलाइंस को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा एवरी डिसीज पैसेंजर विदाउट रिक्वायरिंग द फैमिली टू प्रूव द फॉल्ट, बिना फॉल्ट के भी उनको पे करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इन दिस इज करेक्ट, बोथ 1 and 2। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि अभी एयरलाइन क्रैश हुई थी, ठीक है, और एक क्वेश्चन एयरलाइन क्रैश का और भी एयरलाइन से रिलेटेड पूछा गया है, ब्लू बॉक्स से रिलेटेड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों हिंदू न्यूज़पेपर में आए थे, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो ये दोनों क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्राउड फंडिंग इज करेक्ट। अब क्राउड फंडिंग मतलब बहुत सारे लोगों से इन्वेस्टमेंट आप करवा रहे हैं। क्राउड फंडिंग इज सॉलिसिटेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स थ्रू अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, येस करेक्ट। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आर एबल टू रेज फंड्स एट लोअर कॉस्ट फॉर कैपिटल विदाउट अंडरगोइंग रिगरस प्रोसीजर, येस, बोथ 1 and 2 is correct. In this, no extreme statement and no extreme words, so all the statement are correct. 62 का आंसर नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63। अब इसमें 3 चीज़ें दी गई है, 3 चीज़ों में कोई भी एक चीज़ मैच नहीं होगी तो आपका गलत होगा आंसर, ठीक है। सो 63 क्वेश्चंस की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम उर्जित पटेल की बात करें तो आपको पता होगा उर्जित पटेल बैंक लेंडिंग से नहीं, ये हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ये दोनों गलत हो गए, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है। अब RN मल्होत्रा जो थे कमिटी, वो IRDAI को प्रिसीड कर रहे थे, ना कि वो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बता रहे थे, तो ये भी गलत हो गए। बाकी दोनों सही है, 2 and 4 इज करेक्ट। LC गुप्ता कमिटी प्रोवाइडिंग अ रोड मैप फॉर डिप्राइविंग डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, सेबी ही वो करती है, और YH मलेगाम कमेटी जो है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए RBI के थ्रू वो है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इन दिस इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये एक बार क्वेश्चन और UPSC में पूछा जा चुका है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NBFC, ठीक है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए आपसे। अब NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, नो इट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, बट कुछ लिमिट है डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की, तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ऑल द NBFCs ऑपरेटिंग इन इंडिया इज रजिस्टर्ड विद RBI, नो, कुछ सेबी के साथ है, कुछ RBI के साथ है, कुछ हमारी निधि फंड्स के साथ है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो सारी NBFC RBI के साथ नहीं है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत होगा। NBFC फॉर्म्स पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, कैन इशू चेक ड्रॉन ऑन इट सेल्स, नो, चेक इशू नहीं करते NBFC, याद रखिएगा, NBFC चेक इशू नहीं करते और पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के अंदर भी कवर नहीं होते। अब डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल, येस, फोर्थ इज करेक्ट, बिकॉज इट इज़ नॉट अवेलेबल टू NBFC। जो भी डिपॉजिटर्स हैं NBFC में डिपॉजिट करते हैं उनके लिए ये DI इसकी सर्विस जो है अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इन दिस अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, मतलब C इज करेक्ट, मतलब 4 ही बस सही है, बाकी तीनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65 की अगर बात करें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये RBI, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी नीति आयोग रिलीज़ करती है और बाहर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो रिलीज़ करती है। तो MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग एल्कायर फोस्टर मेथडोलॉजी। MPI calculated by Niti Aayog has total 12 indicators. Maternal health and bank account are common indicators of MPI of Niti Aayog and MPI of UNDP. No, तो थर्ड गलत है बिकॉज बैंक अकाउंट नहीं इंक्लूड होता तीनों में, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो 65 का A आंसर इज करेक्ट, ठीक है, 1 and 2 इज करेक्ट, बाकी थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जेनेटिक मेडिसिन इज आर करेक्ट। अब जेनेटिक मेडिसिन इज इंपॉर्टेंट, अब स्टेटमेंट हम देखेंगे उस हिसाब से हम आंसर्स करेंगे अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में कुछ भी। तो जेनेटिक मेडिसिन करेक्ट, कंपनसेट फॉर फॉल्टी जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज, येस,
Engineered virus lipid nanoparticles are used as carriers of genetic medicine. Correct. Genetic medicine alter entire DNA sequence. No, genetic medicine वही DNA sequence को वो करेंगे जो खराब होगा हमारे. ये नहीं कि हमारे पूरे DNA sequence, पूरा DNA sequence को genetic medicines नहीं हटा सकते. ठीक है. Entire DNA sequence कैसे हटा देंगे? फिर तो हमारी बॉडी में कुछ बचेगा ही नहीं. राइट. तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. तो ये बी और डी करेक्ट डिलीट हो गया. अब फर्स्ट तो करेक्ट है. फर्स्ट करेक्ट है. इफ वी गो बाय द स्टेटमेंट तो सेकंड भी हमारा सही होगा. ठीक है. सेकंड भी हमारा क्या होगा? सही होगा. तो 1 and 2 इज करेक्ट. ठीक है. बाकी थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग. और ये जीन थेरेपी की ओवरव्यू आई थी WHO की, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है. ठीक है. तो 66 का सी. नेक्स्ट इज 67th. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज्ड इन मेडिसिन मशीन लर्निंग इज करेक्ट. ठीक है. लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है. अब LLM assign probability to next possible words, then pick the one with highest probability. Correct. LLM process data through mathematical optimization to minimize prediction errors. Correct. Minimize errors, not eliminate errors. याद रखिएगा. प्रोड्यूस अनबायस्ड आउटपुट. नो, यहाँ पे ही सेकंड स्टेटमेंट से ही आप आंसर लगा सकते हैं कि ये अनबायस्ड आउटपुट तो नहीं करेगा. ये क्या करेगा? एरर्स को मिनिमाइज करेगा, ना कि एलिमिनेट करेगा. तो ऑब्वियसली थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. तो 1 and 2 इज करेक्ट. 67 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके. अब ये गूगल ट्रांसफॉर्मर रिसर्च पेपर आया था, उसमें था ये क्वेश्चन उससे, और ये एक बार अभी करंटली हिंदू न्यूज़पेपर में भी आया था. अब आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इज करेक्ट. स्टेल्थ टेक्नोलॉजी. स्टेल्थ ऑब्जेक्ट हैव वेरी स्मॉल radar क्रॉस सेक्शन एंड आर कोटेड विद radar observing material. Stealth object can be connected using specific frequencies. Stealth object are coated with metamaterials to increase the scattering of electromagnetic radiation. अब स्टेल्थ ऑब्जेक्ट में स्कैटरिंग को हमको क्यों बढ़ाना है? हमको स्कैटरिंग को डिक्रीज करना है. राइट. इंक्रीज नहीं करना. तो स्टेल्थ ऑब्जेक्ट यस, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, बट थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग. तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट बिकॉज मेटा मटीरियल्स क्या करते हैं? जनरली रिड्यूस करते हैं स्कैटरिंग और लेस रेडिएशन, ना कि इंक्रीज करते हैं. ठीक है. तो 1 and 2 ऑप्शन इज करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर सी इन दिस इज करेक्ट. थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग. Next question is 69. Which of the following statement with regard to black boxes used in modern aircraft is correct? अब black, मैंने blue boxes बोल दिया था, आई एम सॉरी. black boxes. अब ये क्वेश्चन, ये black box की न्यूज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में आई थी. अब आप अगर आपने नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी अगर आपने वो पढ़ा होता, मतलब अगर आपने हिंदू न्यूज़पेपर का थोड़ा आर्टिकल्स पढ़े होते तो उसमें ये ब्लैक बॉक्सेस का बहुत बड़ा रेफरेंस दिया गया था. ठीक है. सो दे कैरी बेकॉन्स एमिटिंग रेड लाइट पल्सेस टू फैसिलिटेट अंडर वाटर डिटेक्शन. नो, इट नॉट रेड लाइट, इट इज एन अल्ट्रासोनिक लाइट. ठीक है. अल्ट्रासोनिक एकॉस्टिक पिंग्स थे, रेड लाइट पल्सेस नहीं. तो फर्स्ट गलत है. फर्स्ट अगर गलत हुआ तो 2 and 3 ऑप्शन इज करेक्ट. उसमें बहुत अच्छे से मेंशन था कि उसमें अल्ट्रासोनिक एकॉस्टिक पिंग्स यूज करते हैं, ना कि रेड लाइट यूज करते हैं. दे रिकॉर्ड बोथ कॉकपिट वॉइस एंड फ्लाइट डेटा. देयर मेमोरी यूनिट्स आर मेड यूजिंग ईदर स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम. दैट्स वाई वो डिस्ट्रॉय नहीं होता. उसी को लेकर फिर इन्वेस्टिगेट किया जाता है एयरक्राफ्ट के कि किस वजह से एयरक्राफ्ट हमारा क्रैश हुआ है. ठीक है. तो 69 का 2 and 3 इज करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू ग्रीन हाइड्रोजन इज करेक्ट. अब ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं. इट इज डीकार्बनाइज्ड हाइड्रोजन obtained from natural gas reforming combined with carbon capture and storage. It is produced using electrolysis of water with electricity generated by renewable energy. National Green Hydrogen Mission of India aims for abatement of nearly 50 MMT of annual greenhouse gas emission by 2030. If we go by the statement, तो first statement बिल्कुल गलत होगा because carbon capture and storage is related to related to blue hydrogen, not the green hydrogen. ठीक है. So this is in this natural gas obtained from this is blue hydrogen. 2 and 3 option is correct. First is wrong. So 70 का only option B is correct. Next question is 71. Consider the following statement with regard to involvement of private entities in India's space program. 71th question देखते हैं. The Indian space जो है Indian National Space Promotion Authorization is an autonomous agency formed to facilitate participation of private entities. Correct.
Agnikul Cosmos launched the world first flight using 3D printed rocket engine. Correct. Skyroot Aerospace has developed liquid fuel for GSLV. No, GSLV के लिए liquid fuel Skyroot ने नहीं develop किया है, तो third option is wrong. तो 1 and 2 is correct. तो option number C in this is correct. And this question asked from ISRO Agnikul announcement जो हुई थी अभी currently news में था, और ये PIB में भी आई थी, उससे related है. ठीक है. अब आते हैं 72. Which of the following statement with regard to drone swarms are correct? ठीक है. तो दे आर टेट्राहर्ट्ज बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी टू कम्युनिकेट विथ कमांड सेंटर्स. इंडिविजुअल ड्रोन्स इन द स्वाम कैन कम्युनिकेट विथ अदर ड्रोन्स इन स्वाम. करेक्ट. GPS स्पूफिंग इज कॉमनली यूज टेक्निक टू काउंटर ड्रोन स्वाम स्टैक. यस करेक्ट. काउंटर करने के लिए, बिकॉज ये हैक कर लेते हैं. तो 2 and 3 इज करेक्ट, बट 1 इज नॉट करेक्ट बिकॉज इट नॉट यूज टेट्राहर्ट्ज बैंड फॉर कम्युनिकेशन, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हो जाता है. कम बैंड की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं फॉर कमांड सेंटर. ठीक है. 72 का बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज 73 क्वेश्चन. जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है. ठीक है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. This project is funded by Department of Biotechnology, Government of India. Its primary aim to build a catalog of genetic diversity for Indian population. Third is correct. First is not correct because Human Genome Project जो है ये हमारे global level पर project है, और ये Genome India Project इंडिया का project है, CSIR ने launch किया है, तो ये तो नहीं होगा. फर्स्ट तो गलत है, तो 2 and 3 ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है. सो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है फॉर दिस. ठीक है. तो 73 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. Next question is, which of the following statement with regard to National Quantum Mission is correct? It aims at developing intermediate scale quantum computers 50 to 1000 physical qubits. Its implementation includes setting up 4 thematic hubs in academic and national R&D institute. Yes, both the statement are correct because no कोई भी extreme statement नहीं है, तो दोनों statement ही सही है. और National Quantum Mission कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है, that's why ये question न्यूज़ में था. ठीक है. that's why ये question आया because उन्होंने नेशनल क्वांटम मिशन को अभी अप्रूव किया है. तो 74 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ओके. Next question is 75. Which of the following statement with regard to India's deep ocean mission is correct? Very important mission. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की जो रिपोर्ट आई थी उससे किया गया है. इट वॉज लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग. नो, इंडियाज डीप ओशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने लॉन्च किया है. ठीक है. तो फर्स्ट तो गलत है, तो फर्स्ट अगर गलत हुआ तो सारे एलिमिनेट कर देंगे, तो 2 and 3 ऑप्शन बचा, तो 2 and 3 इज करेक्ट. मार्स 6000 हैज बीन डिजाइन टू कैरी 3 people to deep sea exploration and समुद्रयान प्रोजेक्ट इज अंडर दिस मिशन. ठीक है. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने लॉन्च किया है. अगर फर्स्ट ऑप्शन हटाते तो एलिमिनेट करके ऑप्शन सिर्फ मेरे पास एक ही बचता है, विच इज़ बी, 2 and 3. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब दीज आर रिलेटेड टू एथिक्स क्वेश्चन एंड दिस. ये टाइप के क्वेश्चन ये पहली बार पूछा जा रहा है, जो बहुत टफेस्ट क्वेश्चन माने गए, बट इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन. अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो इनसे आप मार्क्स को फेच कर सकते हैं, इनसे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं एग्जाम में. ठीक है. अगर अदरवाइज आपको क्वेश्चन नहीं बनते होंगे तो ठीक है, बट ये क्वेश्चन आपसे 100% बन जाएंगे. ठीक है. लेट्स रीड दिस. मिस्टर एक्स जो कि सीनियर ऑफिसर है, ओवरसीइंग अ क्रिटिकल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वो एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम देख रहे हैं ड्यूरिंग अ पैंडेमिक. ही फाउंड दैट प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बट उसमें उन्होंने क्वालिटी को कम कर दिया, क्वालिटी उन्होंने डिक्रीज कर दी. डिस्पाइट इमेंस प्रेशर टू मैनेज द इशू ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट, ही रेज्ड हिज वॉइस. उन्होंने क्या किया, मिस्टर एक्स ने अपनी वॉइस को रेज किया बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच ही लर्न ड्यूरिंग वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. जब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे थे तब उन्होंने ही रिपोर्टेड द इशू. उन्होंने ये इशू की उसकी क्वालिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने विजिलेंस अथॉरिटी को बताया और सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए. तो विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज स्ट्रांगली डेमोन्स्ट्रेटेड बाई मिस्टर एक्स एक्शन. अब अगर हम बात करें तो मिस्टर एक्स के एक्शन की ये थी कि उन्होंने अकाउंटेबल थे पीपल की तरफ, कि वो अगर एक ऑफिसर है तो वो अकाउंटेबल है पर्सन की तरफ कि उनके साथ गलत ना हो. तो उन्होंने अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल को जो है अप्लाई किया है, और ये सब बताने के लिए. तो 76 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन यू कैन सॉल्व. अगर आपको थोड़ा बहुत भी एथिक्स के बारे में नॉलेज है और नहीं भी नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटेबल पर्सन है वो, क्योंकि ऑब्वियसली इफ वी आर सेलेक्टिंग द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल. गवर्नमेंट को सारी चीज़ें आपको पब्लिक में बतानी पड़ेगी. तो दैट इज 76 का सी आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77.
in multi-ethnic district where both economic competition and historic grievances frequently led to community tension. Multi-ethnic मतलब हमारे यहाँ बहुत सारी diversity है, tribal peoples हैं, अब community tensions भी है. अब फ्लैश पॉइंट हैज़ अराइजन, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो एक लैंड को एलोकेट करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी के लिए, बट ट्राइबल्स ने क्या किया, वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी तो उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया एंड लैंड, क्योंकि उनका लैंड सेक्रेट था, वो लैंड को पूजनीय मारते थे और कल्चरल आइडेंटिटी थी. अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द अबव. सबसे पहले हम देखते हैं, अ सक्सेसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस मस्ट बिगिन विथ एक्नॉलेजिंग द कल्चरल कंसर्न फॉर प्रोटेस्ट ऑफ द प्रोटेस्टिंग ट्राइबल कम्युनिटी बिफोर डिस्कसिंग द टेक्निकल अल्टरनेटिव्स. करेक्ट. द गवर्नमेंट शुड मूव अहेड विद द प्रोजेक्ट विदाउट डिले. नो, गवर्नमेंट कैन नॉट मूव विदाउट डिले. डिले करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बिकॉज ट्राइबल पीपल के आपको सब वो करने पड़ेंगे. अगर हम सेकेंड ऑप्शन डिलीट करते हैं तो देखिए कितना ईजी है कि पूरे ऑप्शन डिलीट हो गए, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, विच इज ऑप्शन नंबर ए. 1, 3, 4 इज करेक्ट. ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से कितने इजी तरीके से ये क्वेश्चन हो गया. बाकी स्टेटमेंट अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, बट सेकंड स्टेटमेंट से ही आपको पता हो जाना चाहिए कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही होंगे बिकॉज एलिमिनेशन मेथड. तो 1, 3, 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Mr. X is a mid-level civil service official working in urban development department of major city. ठीक है. Recently, she was involved in approving a contract for public infrastructure project, a new community park के लिए. प्रपोज अनलिमिटेड डिस्क्लोजर टू एन ओवरसाइट कमिटी. उन्होंने बोला कि हम लिमिटेड डिस्क्लोज करेंगे और इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखेंगे पब्लिक से, पब्लिक को नहीं बताएंगे. अब व्हाट अमंग्स द फॉलोइंग शुड मिस्टर एक्स डू नाउ. अब क्या क्या करेंगे मिस्टर एक्स? इमीडिएटली डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन टू द प्रोजेक्ट कमिटी एंड द पब्लिक. नो, ऑब्वियसली इमीडिएटली नहीं डिस्क्लोज कर सकते, पहले आपको पता करना पड़ेगा. तो फर्स्ट तो गलत हो गया. ठीक है. फिर रिकमेंडिंग रिमूविंग द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम शॉर्ट लिस्ट टू प्रोटेक्ट द प्रोजेक्ट इंटेग्रिटी. यस, रिमूव कर सकते हैं. दूसरा, प्रपोज लिमिटेड डिस्क्लोजर टू ओवरसाइट्स कमिटी वाइल कीपिंग द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम द पब्लिक फॉर द टाइम बीइंग. यस, तो ऑब्वियसली 2 and 3 इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग, क्योंकि तुरंत इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते. बाकी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो 78 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. आप पॉलिटी के क्वेश्चन आए. अब इस बार पॉलिटी के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो वो भी थोड़े से टफ थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे. ठीक है. सो एक्स वॉज एन एड्रेसिंग अ सेमिनार ऑन द मीनिंग ऑफ द टर्म लॉ under Article 19 Part 3, under Article 13 Part 3 of the Constitution, which is fundamental duties. X explained that the meaning of the term law in the Constitution was very comprehensive, ordinance, order, even rules, regulation. But Y ने pointed out किया कि Article 13 में customs भी include होते हैं. ठीक है, जो भी हमारी टेरिटरी में होते हैं वो कस्टम्स भी इंक्लूड होते हैं. टू विच एक्स वॉज नॉट कन्विंस्ड. एक्स जो है कन्विंस नहीं है. बेस्ड ऑन द अबव सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन फ्रॉम द अबव ऑप्शन गिवन बिलो. अब अगर हम बात करें तो लॉ जो हमारा आर्टिकल 13 है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है पार्ट 3 में, उसमें बोला है कि ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंसेस, मिस्टर एक्स तो पूरी तरह ही सही है. अब हमको देखते हैं कि मिस्टर वाई सही है कि नहीं है. तो येस, वाई इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज कस्टम्स और यूसेज जो है वो हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड होते हैं. दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. द व्यूज ऑफ बोथ एक्स एंड वाई आर करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Okay, next statement is, consider the following statement with reference to Constitution of India. There is no article in the Constitution of India that specifies that Constitution of India will be officially called Constitution of India. Yes, कोई भी आर्टिकल मेंशन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही बोलना चाहिए. देयर इज नो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट स्पेसिफाइज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्टैंड रिपील. नो, आर्टिकल 395 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमको बताता है, आर्टिकल 395 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमको बताता है कि इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रिपील्ड होंगे. तो सेकंड स्टेटमेंट तो पूरी तरह गलत है, फर्स्ट सही है. देयर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मेंशन 26 जनवरी 1950 एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ उसने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है कि ये डेट है हमारे कमेंसमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की. तो अगर हम बात करें तो 1 and 3 ऑप्शन इज करेक्ट. तो देयर आर 2 करेक्ट स्टेटमेंट दैट इंक्लूड स्टेटमेंट 3. यस, 2 करेक्ट स्टेटमेंट है जिसमें स्टेटमेंट 3 इंक्लूड हो रहा है. ठीक है, तो 2 करेक्ट
करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं? फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है और थर्ड इंक्लूडेड. ऑल द थ्री स्टेटमेंट करेक्ट? नो. देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट? रॉन्ग. देयर इज ओनली वन करेक्ट स्टेटमेंट? नो. तो यस, देयर आर टू करेक्ट स्टेटमेंट जिसमें ऑप्शन 3 जो है करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, फर्स्ट इज नॉट, थर्ड इज नॉट करेक्ट बिकॉज 395 आर्टिकल में मेंशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया आर करेक्ट? अब ये जो है ये रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. अभी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं, उसके लिए ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था रिसेंटली. अभी अब मैं अप्रैल मार्च की न्यूज़ बता रही हूँ आपको. हिंदू न्यूज़पेपर में 3-4 बार आया है ये चीज़, तो ये आपको पता होना चाहिए. देखते हैं. द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट मैंडेट रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. करेक्ट. द सौगम में भारत अभियान फोकसेज ऑन अचीविंग यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट ICT. करेक्ट. द नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज अ पब्लिक सेक्टर फाइनेंस. तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट तीनों सही है इसके. तो आंसर नंबर क्वेश्चन 81 का आंसर नंबर D इज करेक्ट. ठीक है. एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर और ये बहुत बार आया क्योंकि ये एक्ट आया था, अभी कुछ चेंजेस किए गए हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज 82. Consider the following statement about the provision pertaining to scheduled caste and scheduled tribes in India. अब scheduled caste and scheduled tribes, तो provision regarding the administration of tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram in 5th schedule. No, it is in 6th schedule. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है. ठीक है. नेक्स्ट इज सम ट्राइब्स ऑफ इंडिया आर एंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स ऑन सर्टेन इनकम्स. करेक्ट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू SC and ST. करेक्ट. ठीक है. तो 2 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो देयर आर 2 करेक्ट स्टेटमेंट दैट इंक्लूड 2. यस, 2 correct statement that include 2. फर्स्ट तो नहीं करेक्ट. देयर आर 2 करेक्ट स्टेटमेंट दैट इंक्लूड 1 and 3. नो, 1 तो बिल्कुल इंक्लूड नहीं हुआ. ओनली 1 करेक्ट स्टेटमेंट. नो, ऑल द 3 स्टेटमेंट करेक्ट. नो. तो ऑल ए आंसर इज करेक्ट इन दिस. तो 2 करेक्ट स्टेटमेंट है जिसमें स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है. Next question is 83. Consider the following statement in respect of questions asked by members in the Parliament of India. Very important question and this is asked from Lakshmikant itself. आपको पता होना चाहिए. अब बोला है अनस्टेयर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन आर में आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन आर में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनस्टेयर्ड, स्टेयर्ड क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन. ठीक है. अब इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो अनस्टेयर्ड क्वेश्चन आर दोज टू विच अ मेंबर डिजायर एन ओरल आंसर. Steered question are those to which a member desire a written answer. No supplementary question can be asked on unsteered question. अब हम फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को अगर देखें तो अगर ओरल आंसर देंगे अनस्टेयर्ड में तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है. या तो फर्स्ट गलत होगा या तो थर्ड गलत होगा. ठीक है. तो ये तो आप देखिए. अब अगर हम बात करें स्टेयर्ड क्वेश्चन में हमको ओरल आंसर देना पड़ता है, अनस्टेयर्ड क्वेश्चन में रिटन आंसर देना पड़ता है. ठीक है. तो याद रखिए ये दोनों स्टेटमेंट को अलग कर दिया है, चेंज कर दिया है. अब अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है विच इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क्ड इन अनस्टेयर्ड. बिकॉज अनस्टेयर्ड क्वेश्चन जो है वो रिटन आंसर देते हैं. अनस्टेयर्ड क्वेश्चन में हम रिटन आंसर देते हैं, स्टेयर्ड क्वेश्चन में हम ओरल आंसर देते हैं. तो स्टेयर्ड क्वेश्चन में हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं बट अनस्टेयर्ड क्वेश्चन में हम नहीं आस्क कर सकते. तो ओनली ऑप्शन C इज करेक्ट. तो देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट विच इज ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. अब ये जो क्वेश्चन है ये जनरली कमिटी जो हमारी शेड्यूल कास्ट की बनती है उससे रिलेटेड है. द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी इज अपॉइंटेड बाय चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. अब आपको पता होगा अगर आपने वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की पावर पढ़ी है तो आपको पता होगा कि वो तो अपॉइंट नहीं करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बुरी तरह गलत है. 20 मेंबर आर इलेक्टेड बाय द राज्यसभा एंड 10 मेंबर्स आर द लोकसभा. नो, इट इज उल्टा. 20 member from Lok Sabha and 10 member from Rajya Sabha. No minister is eligible to be a member of this committee. No minister available होते हैं. और member are elected for fixed term 2 years. No, it is for 1 year, not for 2 years. जितनी भी committees हैं उनका जो term होता है that is 1 year. तो there is no correct statement. ठीक है. तो कोई भी correct statement नहीं है. तो all the statement are wrong. ठीक है. तो 84th का D option is correct. Next question is sorry
इफ वी गो बाय द स्टेटमेंट, रुको एक बार और पढ़ते हैं। दो नो मिनिस्टर, यस नो मिनिस्टर इज एलिजिबल, तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन जहाँ पे स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक बार आप कंफ्यूज हो गई थी मैं, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि कोई भी मिनिस्टर मेंबर नहीं बन सकता किसी भी कमेटी का, तो देयर इज ओनली वन करेक्ट स्टेटमेंट विच इज इंक्लूड ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 84th का बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिशन सुदर्शन चक्र ऑफ इंडिया। अब मिशन सुदर्शन चक्र की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन डीआरडीओ के वेबसाइट से पूछी गई है, ठीक है। तो इट एम्स टू एनहांस इंडियाज एयर डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एंड एरियल ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। द मिशन इज बीइंग डिजाइन्ड टू एनहांस रैपिड, प्रिसाइज एंड पावरफुल डिफेंस रिस्पॉन्सेज। फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। वन ऑफ द एम्स ऑफ दिस मिशन इज टू कवर ऑल द पब्लिक प्लेसेस ऑफ इंडिया। नो, ऑल द पब्लिक प्लेसेस, व्हाई वी कवर ऑल द पब्लिक प्लेसेस ऑफ इंडिया, एंड कोई भी ऐसा टारगेट नहीं दिया गया है इसमें, तो 1 and 2 ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग, ठीक है। तो इन 85 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Next question is 86. Consider the following statement about river bridges connecting India with neighboring countries. ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये उसी से पूछा गया है, वहीं से। अब आते हैं, मैत्री सेतु बिल्ड ओवर फेनी रिवर कनेक्ट रामगढ़ इन इंडिया एंड सबरूम इन बांग्लादेश। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज कनेक्ट इंडिया विथ म्यांमार। मेची ब्रिज एंड इट अप्रोचेस कनेक्ट पानी टंकी बाईपास इन इंडिया विथ ककरावित्ता इन नेपाल। अब अगर हम बात करें झूला घाट सस्पेंशन की, तो इंडिया और म्यांमार नहीं, इंडिया और नेपाल के बीच में, याद रखिएगा इंडिया और नेपाल के बीच में है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों गलत हो गए। अब थर्ड तो सही है। अब मैत्री सेतु जो है यस फेनी रिवर पे है, वो रामगढ़ जो है इंडिया की और सबरूम जो है बांग्लादेश का, उसको कनेक्ट करती है, तो 1 and 3 ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इन दिस इज करेक्ट, याद रखिएगा 86 का सी। और झूला घाट किसके बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में। फिर आते हैं 87, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीरो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जीरो FIR अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इज करेक्ट। अब जीरो FIR रिपोर्ट की अगर बात करें, जीरो FIR कैन बी लॉज्ड एट पुलिस स्टेशन, करेक्ट, इवन दो द प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। मतलब अगर आपकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, मतलब अगर वहाँ पे वो चीज़ नहीं हुई है, तो भी आप जाके उस पुलिस थाने में आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं, FIR लॉन्च कर सकते हैं, तो जीरो FIR वो होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वेयर द जीरो FIR हैज़ बीन लॉन्च मे इनिशिएट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। नो, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो कोई भी इनिशिएट नहीं कर सकता बिना जुरिस्डिक्शंस के, पहले उनको जुरिडिक्शन में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तभी, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो अगर एलिमिनेट करेंगे तो फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, ओनली द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अंडर जीरो FIR इट इज़ ऑब्लिगेटरी टू फर्निश द इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली, नो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये वॉलेंट्री है, आप इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ठीक है। तो 87 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके, बाय द एलिमिनेशन मेथड हम ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस दी हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं वो दिया है, ठीक है, 3 चीज़ें। अब CEIB कोऑर्डिनेट बिटवीन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। CEIB कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, इंटेलिजेंस अमंग एनफोर्समेंट एजेंसीज और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये तो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द डिटेल्स, ठीक है, तो यस फर्स्ट इज करेक्ट। SFIO इन्वेस्टिगेट कॉर्पोरेट फंड्स, यस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आते हैं, ये भी सही है। CBI पब्लिक लाइफ की वैल्यू को प्रिजर्व करते हैं, नो इट इज़ नॉट पब्लिक लाइफ वैल्यू को प्रिजर्व करते हैं, ये इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी और ये सब देखते हैं, तो CBI का थर्ड रॉन्ग है, तो 2 सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इन दिस इज करेक्ट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, बट इसमें करेक्टली मैच है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लगा सकते हैं, या फिर क्योंकि CBI अगर पब्लिक लाइफ को भी प्रिजर्व करता है, तो अगर हम उस बेसिस पे जाए तो नन ऑप्शन, ठीक है, तो तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर, ये इस पर डाउट है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, बाकी ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन हैज़ नॉट रेटिफाइड बाय इंडिया। अब ये क्वेश्चन जो है अगर बात करें तो नॉट रेटिफाइड, ILO की एक 8 ILO की कोई वो है, क्या बोलते हैं,
कुछ कन्वेंशंस हैं जो इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है, उनमें से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन तभी आया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन, यस रेटिफाई किया है इंडिया ने। एबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन रेटिफाई किया है इंडिया में 2000 में। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स, थर्ड जो है उन्होंने रेटिफाई नहीं किया है, याद रखिएगा। जेनेवा कन्वेंशन रिलेटिव टू प्रोटेक्शन, ये रेटिफाई किया है, और फिफ्थ रेटिफाई नहीं किया। तो थर्ड और फिफ्थ रेटिफाई नहीं किया है इंडिया ने, एंड बाकी सारे किए हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इन दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 90, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अब ये समिट जो है अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने रिलीज़ किया है, ठीक है। तो समिट इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क वॉज बेस्ड ऑन 3 फाउंडेशनल सूत्रास: पीपल, प्लानिंग एंड प्रोग्रेस. The preamble of the summit states democratize AI resources. The New Delhi Declaration on AI Impact was structured around 7 chakras. ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है तो मत करिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द पीपल को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही लग रहा है, बट इन दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. 2 and 3 इज करेक्ट, ओनली द 2 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर सी इन दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड आसियान मेंबर्स. ठीक, तो कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, येस इट इज़ एन इंडिया और आसियान के बीच में है. इट इज़ इंडिया म्यांमार में है, इंडिया और म्यांमार का है, लिंक्ड विथ आसियान आउटरीच. IMT ट्राइलेटरल, ये भी आसियान से लिंक्ड है, बट अकूरा अगरतला अखौरा रोड जो है इंडिया बांग्लादेश का बायलेटरल पार्टनरशिप है. इंडिया और बांग्लादेश का बायलेटरल पार्टनरशिप है, आसियान से रिलेटेड नहीं है. तो थर्ड नहीं है रिलेटेड, 1 and 2 रिलेटेड है. तो ऑप्शन नंबर ए इन दिस इज करेक्ट. ठीक है, तो थर्ड जो है ये इंडिया बांग्लादेश का है, आसियान से रिलेटेड नहीं है, बाकी दोनों आसियान से रिलेटेड है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 92. अब इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और कौन सी कंट्रीज से हैं वो पूछा गया है, तो वो देख लेते हैं. सबसे पहले आते हैं मंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. अब ये जो है ये हमारा भूटान से है, याद रखिएगा भूटान से है. रिस्टोरेशन ऑफ स्टोर पैलेस अफगानिस्तान से ही है. स्टोर पैलेसेस कहाँ होंगे, अफगानिस्तान वगैरह में होंगे, तो अफगानिस्तान से. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एट डिकोया श्रीलंका में, ठीक है. और इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज मालदीव्स में है. तो इफ़ वी गो बाय द ऑप्शन, ए का थर्ड है हमारा, बी का 2 है, तो ए का थर्ड, बी का 2 इज इन ऑप्शन नंबर बी. तो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ डिफेंस हार्डवेयर आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. अब अगर बात करें तो सुखोई 30 MKI यहीं पर मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, T-90 भी यहीं पर हुआ है, बट अकूला क्लास सबमरीन जो है इंडिया ने रशिया को दे दिया था, और रशिया ने इसको क्या किया है, मैन्युफैक्चर कर रही है. रशिया इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, इंडिया मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है. तो 1 and 2 इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग. ठीक है, HAL की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहाँ से लिया गया है. अब अकूला क्लास जो है अभी न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है. टॉर्पेडो भी न्यूज़ में थे, अकूला क्लास भी था, और 6 सबमरीन जो लॉन्च की गई हैं वो भी न्यूज़ में था, तो इसलिए ये पूछा गया. तो 93 का ए ऑप्शन इज करेक्ट. अकूला क्लास जो है वो रशिया मैन्युफैक्चर कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94. Which of the following statement about platform for multilateral cooperation? The Colombo process is a regional consultative process in which member states take binding decision by consensus. The Abu Dhabi dialogue is a voluntary non-binding consultative process. The Global Forum for Migration and Development is voluntary forum whose decision making are non-binding. अब कोलंबो प्रोसेस की बात करें तो ये एक नॉन बाइंडिंग प्रोसेस है, ना कि बाइंडिंग है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. 2 and 3 इसमें सही है, ठीक है, याद रखिएगा 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर. कोलंबो प्रोसेस जो है वो नॉन बाइंडिंग है, ठीक है. अबू धाबी वॉलंटरी है, नॉन बाइंडिंग है. ग्लोबल फोरम फॉर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट भी नॉन बाइंडिंग है. तो 2 and 3 इज करेक्ट, बट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट. बिकॉज फर्स्ट क्यों नहीं करेक्ट है, बिकॉज इट इज नॉन बाइंडिंग, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है. अब आते हैं 95. कंसीडर द फॉलोइंग UN ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज. अब इसमें बोला नोबेल प्राइज जिसको 2 बार मिल चुका है, ठीक है. तो किसको नोबेल प्राइज़ 2 बार मिल चुका है, अगर हम जाते हैं बाय द ऑप्शन, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज़ सिर्फ एक बार मिला है 2020 में. UNCEF को एक बार मिला है 1965 में. UNSCR को जो है इसको 2 बार मिला है 1954 और 81 में, 2 बार मिला है. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को भी एक बार मिला है 1969 में. तो किसको 2 बार मिला है, ओनली 1 ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2 बार मिला है, विच इज़ यूनाइटेड नेशन. मतलब इसमें हाँ, किसको 2 बार मिला है, थर्ड वाले को 2 बार मिला है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज को
2 बार मिला है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट। अब इसमें बोला है यूएन के कुछ ऑपरेशन है, यूएन पीस मिशन के कुछ ऑपरेशंस है, और वो कौन से ईयर में है ये है, क्योंकि अभी पीस कीपिंग मिशन जो है वो बहुत ज़्यादा इराक में, जहाँ पे यूक्रेन क्राइसिस हुआ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गए थे, ठीक है, इंडिया ने भी अपने भेजे थे, ठीक है, और अभी ईरान और यूएसए का जो हो रहा है उसमें भी गए हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं यूएन ऑपरेशन। तो उनमिल की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता तो करने की ज़रूरत नहीं है। उनमिल जो है वो 2003 से 2018 तक, फिर मीनू 2007 से 2010 तक, ठीक है, फिर मिनुस्ता जो थे 2004 से 2017 तक, और ये 2002 से 2005 तक। तो ए का हमारा 3 है, ए का 3 है, और बी का हमारा 1 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सी का 4 है एंड डी का 2, तो ऑप्शन नंबर 96 का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 97 क्वेश्चन, कल्चरल इंडस्ट्रीज ऑब्जर्वेटरी। अब इसमें ऑब्जर्वेटरीज पूछी है और कौन सी लोकेशन में है। तो कल्चरल इंडस्ट्रीज ऑब्जर्वेटरी हमारी कहाँ है, कोलंबो में है। एनर्जी सेंटर आपको पता होना चाहिए बेंगलुरु में है, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी थैम्फ्यू में है, और सेंटर फॉर वेदर एंड दिस नोएडा में है। तो ए का हमारा 3 है, ए का 3, बी का हमारा 2 ही है, ठीक है, सी का हमारा फर्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इन दिस इज करेक्ट, ठीक है। सी का फर्स्ट है एंड डी का 4th है। अब आते हैं 98 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच। अब 3 क्रॉप्स, ये क्रॉप्स के बारे में बताया और वहाँ पे कितने क्रॉप्स है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो 3 क्रॉप्स दीमापुर में, 4 क्रॉप्स तेजपुर में, 14 क्रॉप्स लेह में, 33 क्रॉप्स श्रीनगर में नहीं है, इट इज़ इन सुकना, नॉट इन श्रीनगर। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस, ठीक है। तो 98 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर गलत भी होंगे कुछ आंसर्स तो आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, कुछ गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही गलत हो सकते हैं, तो आप एक बार उनको ये मत बोलेगा कि मैंने गलत पढ़ाया है, मे बी मुझसे भी कभी कभार इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। 99, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान इज करेक्ट, द पीरियड ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज 1 अप्रैल 2021 to 2026, correct. The key objective of the revamped Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan is to develop governance capabilities of Panchayati Raj institution. Panchayati Raj institution, correct. The share of central funding for revamped this 100% follows. No, this is not 100%, ठीक है। state wise differ करेगा, this is not centrally sponsored scheme, center sector scheme, this is centrally sponsored scheme, तो state wise state differ करेगा। तो थर्ड गलत है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की गाइडलाइंस आई थी उससे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 क्वेश्चन, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो बेलारूस जो है वो हमारी यूरोपियन यूनियन की मेंबर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की मेंबर नहीं है। पोलैंड हमारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर है, जर्मनी हमारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर है, स्विट्जरलैंड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इन दिस इज करेक्ट। तो 100 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे, और जो भी आंसर्स आपको रह गए हैं, जो भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए वो मैं अलग से पढ़ा दूंगी आपको, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपके मोस्ट ऑफ द आंसर्स सही हों जो भी पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको पूरा वो भी बताया कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।